एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम मॉक टेस्ट और ये है मॉक टेस्ट नंबर 21। 20 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए। ये जो प्रैक्टिस सेट जो हम करने लग रहे हैं ये स्पेशली तो बनाया गया है ग्रुप डी के लिए, लेकिन अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम सिलेबस से सारा कुछ सेम है। एक दो टॉपिक अलग है वो, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप डी का मॉक टेस्ट है इसमें 15% है जनरल साइंस के, और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो मेंस के अंदर भी आएंगे। भाई 15 तो नहीं आएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मेंस के अंदर भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है 15, अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो आरआरबी का, वहां पर जीएस ही पूछी जाती है। तो ये जो जीएस के पर्सन हम इसमें करेंगे 15%, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए भी। तो ये प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसके अलावा हमारे एक यूट्यूब चैनल है और वो यूट्यूब चैनल है साहिल अपडेट्स के नाम से। ये भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, भाई कौन सी वैकेंसीज आ गई, किस वैकेंसीज का एग्जाम कब होगा, ये सारी जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल साहिल अपडेट्स पर अपलोड करते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल साहिल अपडेट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की पीडीएफ चाहिए, भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900 करके। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900 करके। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जो पीडीएफ आप कहोगे वो पीडीएफ मिलेगी। अलग अलग राइटर्स की पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हरियाणा जीके वगैरह सारा कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और चैनल की हिस्ट्री में जाके देखो, बहुत सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर रखी है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी क्लास को और प्रैक्टिस सेट नंबर 21 हम शुरू करते हैं। 100% करेंगे इसके अंदर टोटल। हर टॉपिक से सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रखे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर, फिर जनरल जीके, फिर हरियाणा जीके, फिर जनरल साइंस, फिर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि क्या है? द अर्थ इक्विटोरियल सर्कमफ्रेंस। देखो पृथ्वी ऐसे एकदम गोल तो है नहीं, ये ऊपर से चपटी है, ठीक है। तो इसने पूछा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की पृथ्वी के बीचों बीच का इसने सर्कमफ्रेंस पूछी है, परिधि पूछी है, वो कितनी है ये हमें पता नहीं। 31,000 किलोमीटर, 40,000, 50,000 या फिर 64,000 किलोमीटर, ये हमें बताने। देखो भूमध्य रेखा के हिसाब से पूछे इसने, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच का। देखो यहाँ पे पृथ्वी की भूमध्य परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर, और मील्स के अंदर की बात करें तो ये 24,901 मील है। कहाँ की है ये? भूमध्य रेखा की परिधि है 24,000 मील। देखो यहाँ पे इक्वेटोरियन की भूमध्य रेखा पर है 24,900, और पोलर के ऊपर जो पोल है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जहाँ से चपटी है वहां पर है 24,860 मील। वहां पे पृथ्वी की सर्कमफ्रेंस थोड़ी सी कम है और बीच में ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी चिपटी हुई है। जो पृथ्वी के सबसे चौड़े भाग भूमध्य रेखा पर चारों तरफ से पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी के चपटे गोलाकार के कारण इसे ध्रुवीय परिधि से थोड़ा लंबा बनाती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा परिधि पूछी है वो कितनी है? 40,000 किलोमीटर। अगर डाटा मील में पूछे तो मील है 24,901 मील, यानी कि लगभग 25,000 मील। लगभग 25,000 है, 24,900 आपको याद रखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर, क्योंकि इसने लगभग में डाटा हमारा पूछा है। अगला है प्रश्न नंबर 2, और दूसरा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? देखो 3 रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है और भूमध्य रेखा। एक ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखा पार होती है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। ऐसा एकमात्र महाद्वीप जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निकलती हैं, तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला जाता है? और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है।
अंध महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ये ध्यान रखना है आपको। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जो इन तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाओं को पार करने वाला एकमात्र महाद्वीप है, जिससे यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। उष्णकटिबंध यानी कि भूमध्य रेखा का जो आसपास का एरिया वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। अब देखो इसमें भूमध्य रेखा ये अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, इसके उत्तर में कर्क रेखा यानी कि ऊपर की साइड और दक्षिण में मकर रेखा, यानी कि देखो ये भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर कर्क रेखा मिलेगी और नीचे मकर रेखा मिलेगी। कर्क रेखा ये है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से से गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और माली जैसे कुछ देश इसमें शामिल हैं। कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली को कर्क रेखा बोलते हैं, और 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री साउथ इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थ वो होती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण वाली मकर रेखा, और 0 डिग्री वाली होती है भूमध्य रेखा। और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये दक्षिण भाग से गुजरती है, जैसे नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, इन देशों से गुजरती है मकर रेखा। तो तीनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 दिया है कोपेन योजना के अनुसार भारत में CWG जलवायु किस प्रकार किसे दर्शाता है? अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम व्हाट डज CWG क्लाइमेट टाइप इन इंडिया रिप्रेजेंट? CWG का मतलब कौन सी जलवायु होती है भारत में कोपेन स्कीम के हिसाब से? तो ये आएगा ऑप्शन ए, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून जलवायु। देखो भारत की कोपेन योजना में CWG शुष्क शीत ऋतु के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है, जो उत्तरी गंगा मैदानों की विशेषता है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, विशिष्ट शुष्क अवधियों के साथ हल्की शीत ऋतुएं तथा अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून ऋतु में केंद्रित होती है। देखो मानसून ऋतु शुष्क अधिक, ठीक है। सी का मतलब होता है शीतोष्ण, डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, और जी का मतलब होता है गंगा प्रकार का तापमान मानसून प्रभाव। सी का मतलब होता है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, डब्लू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु, और जी का है गंगेटिक टाइप टेम्परेचर यानी कि मानसून प्रभाव। ये है CWG की फुल फॉर्म। तो कैसा है? शुष्क शीत ऋतु के साथ आर्द्र उपोष्णीय जलवायु दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको लगा के चलना है, पॉलिटी का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? Who among the following called the preamble as the introduction card to the constitution? संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर, अर्नेस्ट बर्कर, ठाकुरदास भार्गव और N.A. पालकीवाला। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? तो इसमें देखो, इसमें है कि प्रख्यात विधिवेत्ता यानी कि लोक कानून के जानकार और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जो संविधान के उद्देश्य और दर्शनों का संक्षेप में दर्शाता है। N.A. पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा है, किसको? प्रस्तावना को कहा है, ठीक है। इसके अलावा और किसने क्या बोला है? K.M. मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, और ठाकुरदास भार्गव उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। ये मुख्य कथन है संविधान की प्रस्तावना के संबंध में। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, N.A. पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 है ये भी पॉलिटी का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि से प्रत्येक स्मारक स्थान की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि जितने भी सारे धरोहर है
उन सभी की रक्षा करनी चाहिए। ऐतिहासिक धरोहर जो भी है राज्य के, स्मारक जो भी है, उन सभी की रक्षा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को। और ये किसके अंदर दिया है? ये है डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी के अंदर ये सारी बातें दी गई है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान है कि राज्य राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक सूची के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का क्षति, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान और निर्यात से सुरक्षित करेगा। यानी कि जितने भी धरोहर हैं हमारे, ऐतिहासिक धरोहर जो भी स्मारक जो है, उन सभी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 49 में दिया है डीपीएसपी के अंदर। एक आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये 50 का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में है, केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 49 के अंदर लिखा गया है ये डीपीएसपी के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है? किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? Which pillar inscription record the achievement of समुद्रगुप्त known as the Napoleon of India for his conquests? देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात किस स्तंभ शिलालेख में लिखी गई है? नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसकी उपलब्धियां किस शिलालेख पर लिखी गई है? स्तंभ की बात हो रही है, लौह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ या फिर इलाहाबाद स्तंभ। तो जिस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णन की गई है वो है इलाहाबाद स्तंभ। प्रयाग प्रशस्ति आपने सुना होगा, हरिशेन। ठीक है, ये सारी चीजें यहीं से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जहां पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखी गई है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 7। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? सबसे पहले, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, ये पूछा है इसके अंदर। सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे। भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ये चीज ध्यान रखनी है। मध्य युग के दौरान भारत के साथ समुद्री व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। कौन थे वो? पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ एक नए समुद्री मार्ग की खोज की और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिससे यूरोपीय शक्तियों के साथ भारत के व्यापार का नया दौर शुरू हुआ था। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए थे 1498 में। समुद्री मार्ग से खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने। देखो, एक प्रश्न है कि भारत की खोज किसने करी? वास्को डी गामा ने। वो गलत प्रश्न है। प्रश्न ये था कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग, यानी कि भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वो वास्को डी गामा था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन द्वीप, यहाँ पर व्यापारिक बस्तियां बसाई थी। वास्को डी गामा 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर। ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे है प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें से ये बताने नहीं चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो पहला दे रखा है कि राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है। नेशनल इनकम इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। नेशनल इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। नेशनल इनकम इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर जो है नेशनल इनकम की पूछी है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट पर। नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन डी वाले जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दी गई है। इसने पूछा था ना चारों में से कौन सी, तो ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होगी? ये होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, नॉलेज हब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। आगे है प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है कि बैंकिंग सेक्टर में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस, और आईएमपीएस का क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 है कि डी.आर. गॉडगिल द्वारा निर्मित किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी? जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान होते थे, तो उनका कौन सा पंचवर्षीय योजना थी जो तैयार की गई थी डी.आर. गडगिल के द्वारा? डी.आर. गडगिल के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, ये हमें बताना है। देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा डी.आर. गॉडगिल ने तैयार करी थी, जो उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये देखो, इसमें इंपोर्टेंट क्या है, गॉडगिल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब थी? 1961 से 1966 तक थी। और उस समय गॉडगिल कौन थे? ये थे योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है उसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे ये डी.आर. गॉडगिल प्लानिंग कमीशन के। 1961 से 1966 जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसको तैयार किया था। गॉडगिल योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और बुनियादी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर थी? कृषि पर और बुनियादी उद्योगों पर। और यह योजना फेल हो गई थी क्योंकि 1962 में इंडो चाइना युद्ध हो गया था। चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, इस वजह से यह योजना फेल हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की है, गॉडगिल योजना उसको कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 11 है, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? इन विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूडेड योगा इन इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर है, इसके अंदर दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें। तो इसमें से कौन सा योग भी इसमें शामिल किया, कब किया था? तो योग को इसके अंदर शामिल किया गया था 2016 के अंदर। योग को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर 2016 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 है कि अल्लाह रखा किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा यह है अल्लाह रखा तबला वादक। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 है, एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? एक्सरसाइज मैत्री के बारे में बताना है। एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज मैत्री किस में है? भारत और थाईलैंड के बीच में। और इसका 14वां संस्करण हुआ था सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया था। मैत्री जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैत्री 14वां संस्करण हुआ था मेघालय के अंदर, भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में। भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना 1 से 14 सितंबर 2025 उमरोई मेघालय के अंदर 14वां संस्करण था एक्सरसाइज मैत्री का। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी बातें।
एक्सरसाइज मैथ 3 के बारे में। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि चर्चा में रही किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। विच एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज इन न्यूज इज नोन एज सुदर्शन चक्र। वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र, और ये देखा गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई थी। अब तो ये क्या था, आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्राकेट, S-400 या फिर पृथ्वी एयर डिफेंस। तो सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र कहा जाता है S-400 जो मिसाइल है वो। S-400 ये क्या करता है, हवा में ही जो ड्रोन है या मिसाइल है उसको हवा में ही मार देता है। रशिया से लिया था भारत ने ये। S-400 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये, हवा में ही मिसाइल को मार गिराता है। सुदर्शन चक्र इसको कहा जाता है S-400। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। आगे है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि 2025 को यूएन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। तो इसमें पूछा है कौन से वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है यूएन ने 2025 को। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। जो ग्लेशियर है, जो बर्फ के पहाड़ हैं, उनका संरक्षण करने के लिए 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष मनाने की घोषणा करी थी यूएन ने। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 16, और इसमें दिया है तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला, संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। विच टेक्स्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर इन हरियाणा ड्यूरिंग द रेजन ऑफ द तोमर रूरल्स। तोमर शासकों काल में भी हरियाणा में व्यापार की, कला की, संस्कृति की उन्नति हुई, तो ये बात किस ग्रंथ के अंदर हमें मिलती है। तहकीके हिंद, हर्षचरित, कादंबर या फिर यशस्वी तिलक चंपू। तो ये देखिए इसमें यशस्वी तिलक चंपू जैन कवि सोमप्रभ सूरी का 10वीं शताब्दी के मध्यकाल की कृति है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1959 ईस्वी है। इस ग्रंथ से तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला एवं संस्कृति की उन्नति की जानकारी मिलती है। तो किस ग्रंथ से मिलती है कि तोमर शासक में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति हुई थी। तो ये हमें जो ग्रंथ है उसका नाम है यशस्वी तिलक चंपू। जैन साहित्य, जैन कवि ने लिखा था, सोमप्रभ सूरी ने इसको लिखा था 1959 के अंदर। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, यशस्वी तिलक चंपू। प्रश्न नंबर 17 है 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था। देखो एक तो पानीपत की लड़ाई हो गई थी, ठीक है, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। लेकिन ये कह रहा है पानीपत की लड़ाई से पहले ही बाबर हरियाणा में प्रवेश करने वाला था। 1525 की बात है ये। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, कि एक साल पहले की बात पूछ रहा है ये, कि बाबर को किसने रोका था हरियाणा में घुसने से। तो वो रोका था हमीद खान ने, हमीद खान। आगे है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि नारनौल के समीप नसीबपुर में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन शक्तियों को नष्ट किया था। देखो नारनौल का जो युद्ध हुआ था, नारनौल का युद्ध ये हुआ था नवंबर 1857 में, नवंबर 1857 में हुआ था। और इसमें अंग्रेजों ने किस किस को खत्म किया था, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर की जो अलग अलग जो शक्तियां थी उनको खत्म किया था। रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, ठीक है, इन शक्तियों को खत्म करा था अंग्रेजों ने, यानी कि अंग्रेज जीते थे। ये 3 शक्तियां हैं जो हारी थी। आगे है प्रश्न नंबर 19। हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नब्या अकाल कहा जाता है। इन विच ईयर द फेमाइन दैट अकर इन हरियाणा इज नोन एज नब्या फेमाइन।
नब्या अकाल, और ये अकाल आया था 1833-34 में। 1833-34 के समय में जो अकाल आया था उसको नब्या अकाल कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप से स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, अलग अलग बुक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी। तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन आप करें। आगे है प्रश्न नंबर 20। हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? नॉन कोऑपरेटिव जो मूवमेंट हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू करा था, तो कौन सा ऐसा नेता था जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था? और इसका आंसर वो है जो आपको हैरान करेगा, वो है चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम जो हो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। देखो, जबकि हरियाणा के अधिकांश नेताओं ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, सर छोटू राम एक उल्लेखनीय अपवाद थे जिन्होंने जन आंदोलन की तुलना से संवैधानिक तरीकों का समर्थन किया। इसके कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। और जमुना दास ठाकुर दास जैसे कुछ वफादार भी थे जिन्होंने एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट विरोधी समूह की स्थापना की। ठीक है, देखो सर छोटू राम इन्होंने विरोध किया था, असहयोग आंदोलन का इन्होंने समर्थन नहीं दिया था। ये संवैधानिक विरोध में विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद एक है जमुना दास ठाकुर दास, असहयोग आंदोलन के खिलाफ विशेष रूप से विधानसभा की स्थापना की, जो हरियाणा के भीतर संगठित विरोध का संकेत था। देखो, चौधरी छोटू राम और जमुना दास ठाकुर दास ये दो मुख्य थे। समर्थन में कौन थे? नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा और भी स्थानीय नेता थे। तो मुख्य रूप से सर छोटू राम और जमुना दास ठाकुर दास। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? ये है हीरा सिंह चिनारिया, और ये तहसीलदार थे। इन्होंने तहसीलदारी छोड़ दी और प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। तो कहाँ की तहसीलदारी छोड़ी थी इन्होंने? तो ये थे जींद रियासत के तहसीलदार थे। ये जींद रियासत के तहसीलदार थे हीरा सिंह चिनारिया। इन्होंने छोड़ा और प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, जींद रियासत, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कब स्थापित किया गया? व्हेन वाज राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश्ड? इसकी स्थापना हुई थी 2004 के अंदर, गुरुग्राम के अंदर हुई थी। 2004 के अंदर तत्कालीन जो सीएम थे ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने करी थी। प्रश्न नंबर 23, ये मिलान करना है, कौन सा कलाकार कहाँ से है? ये कलाकारों के नाम है और ये उनका जन्म स्थान है। कलाकारों के नाम और उनका जन्म स्थान यहाँ पर दिया गया है। कौन सा कलाकार कहाँ से संबंधित है? सुभाष घई, जूही चावला, तुलिका गांगुली और सारा गुरपाल। तो देखो, इसमें है सुभाष घई, ये रोहतक से संबंधित है, जूही चावला अंबाला से, तुलिका गांगुली फरीदाबाद और सारा गुरपाल फतेहाबाद। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इनके नाम के सामने इनका जन्म स्थान बिल्कुल सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है कि एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस एक्सप्रेसवे पर है? पूरे एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, और ये है दिल्ली गुड़गांव के पास। जैसे गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है, ठीक है, वहां पर है ये। अगला है प्रश्न नंबर 25, हरियाणा में नहरी विकास का इतिहास से संबंधित में कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दे रखी है नहरी विकास के संबंध में, 3 सही है, 1 गलत है। तो गलत वाली आपको बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है नहरों के बारे में। पहला है कि हरियाणा में नहरी विकास की शुरुआत 1351 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के निर्माण से हुई थी। देखो, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और 1351 में करवाया था। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है कि मुगल बादशाह अकबर ने 1858 में पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है, पुनर्निर्माण करवाया था अकबर ने 1858 में। पश्चिमी यमुना नहर का पुनर्निर्माण करवाया था अकबर ने 1868 में, सॉरी 1868 में करवाया था। 1351 में बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसके लगभग 200 साल बाद अकबर ने 1568 में इसका पुनर्निर्माण किया था। इसके बाद शाहजहां आया था और शाहजहां ने 1626 में इसका विस्तार किया था, ये भी सही है। तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक 1351 में, फिर लगभग 200 साल बाद 1568 में अकबर ने, और शाहजहां ने 1626 में इसका विस्तार किया था। अंग्रेजों ने पश्चिमी यमुना नहर को 1800 से लेकर 1805 के बाद फिर चालू किया, ये गलत है। अंग्रेजों ने 1805 में नहीं किया था। ये जो डेट दे रखी है 1800 से लेकर 1805, ये गलत है। इन्होंने कब से इसका शुरू करा था? ये करा था 1812 में। 1812 में इसका पुनर्निर्माण किया था अंग्रेजों ने भी, इसको मरम्मत करके इसको आगे शुरू किया था। ऑप्शन डी वाले जो स्टेटमेंट है ये गलत दी गई है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 26, काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा में हुई थी? यानी कि जो जनगणना हुई थी, देखो जनगणना 1961, 1971 में ऐसे होते थे हर 10 साल बाद। तो हरियाणा बना कब था? 1966 में। यानी कि हरियाणा बनने के बाद जनगणना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। तो कौन सी जनगणना थी वो? हरियाणा के एक अलग राज्य के रूप में की गई पहली जनगणना 1971 की राष्ट्रीय व्यापी भारतीय जनगणना थी, जो तीसरी हरियाणा विधानसभा के दौरान हुई थी। हरियाणा की तीसरी विधानसभा थी 1968 से 1972 वाली। पहला तो हरियाणा की विधानसभा 1966 में थी, हरियाणा बनते ही सीएम बना दिया था। फिर 1967 में दूसरी बनी, 1967 से 68। तीसरी विधानसभा थी 1968 से 1972। सीएम थे चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने 1966 में गठित नए राज्य के लिए आंकड़े एकत्रित किए थे। देखो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और जनगणना हुई थी 1971 में। हरियाणा की जनगणना की एक अलग इकाई गिनने वाली पहली जनगणना थी 1971 वाली। और हरियाणा की कौन सी विधानसभा थी उस समय? तीसरी विधानसभा थी। सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल, ये सीएम थे हरियाणा के। तो प्रश्न नंबर 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीसरी विधानसभा का टाइम था जब हरियाणा में। आगे है प्रश्न नंबर 27। किस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है? ऐसा कौन सा एक पॉलिटिशियन है जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों में मंत्री रह चुका है? तीनों राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो वर्तमान में है, तो यहाँ पर मंत्री रह चुका है, तो वो है तैयब हुसैन। तैयब हुसैन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 2017 को कहां पर एक विशेष वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की गई है? एक स्पेशल कॉमर्शियल कोर्ट, अक्टूबर 27, 2017। देखो नई चीज कोई बनेगी या तो पंचकुला में या फिर गुड़गांव में, तो ये बनेगा गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर 29, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? देखो 3 धाराएं थी, 164, 165 और 166। इन तीनों धाराओं को अब हटा दिया गया है पंचायती राज अधिनियम 2018 के तहत। लेकिन इसने पूछा है कि धारा जो है 164 का क्या काम था? तो इसका काम था मतदाताओं की सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, ये इसका काम था। लेकिन 2018 के बाद पंचायती राज अधिनियम 2018 जो संशोधित अधिनियम है, उसके तहत धारा 164, 165 और 166 तीन धाराओं को हटा दिया गया है। ये मतदाता सूची से संबंधित काम करते थे। 164 तो करती थी, मतदाता सूची तैयार करती थी, बाकी उनको चेक करती थी, तो ये हटा दिया गया क्योंकि अब जो पंचायती राज में वोटर लिस्ट आती है वो विधानसभा के जो चुनाव हुए वो वाली आती है। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इस क्लास में पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है।
काफ़ी सारी पीडीएफ आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट की, अलग अलग जीके की, हरियाणा जीके, साइंस की। एक बार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल चैनल की हिस्ट्री में आपको मिलेगा, जाके चेक करना। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 30। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन? हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले अध्यक्ष। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन जो थे वो हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सितंबर 2012 में देखो हरियाणा मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी और वो इसके पहले चेयरमैन बने थे सितंबर 2012 में, और अगस्त 2026 में रिटायरमेंट हुए थे। लगातार 4 साल वे इस पद पर बने हुए थे। 2012 सितंबर 2012 में हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था और इसके पहले चेयरमैन सितंबर 2012 में ही बने थे विजेंद्र जैन। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। विजेंद्र जैन हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे सितंबर 2012 के। प्रश्न नंबर 31 है, होजरी उद्योग मुख्य रूप से किस जिले का है? होजरी उद्योग, और ये है रोहतक से, रोहतक। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा कहा जाता है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, और ये किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? हिसार जिले को। हिसार जिले को फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया था। प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा में छोटी दिवाली को किस नाम से जाना जाता है? छोटी दिवाली को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या फिर गिरडी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी, इसके अलावा रूप चतुर्दशी और गिरडी, ये नाम है छोटी दिवाली के। नरक चतुर्दशी ये आम नाम है जो भगवान कृष्ण और सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध से जुड़ा है और इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। दूसरा है रूप चतुर्दशी, इस दिन उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है जो रूप और सौंदर्य को निखारता है। और तीसरा है इसका स्थानीय नाम गिरडी। हरियाणा के मूल क्षेत्रों में रबी की फसल बोने से पहले मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया होती थी उसी से जुड़ा नाम है और इसी दिन उसकी पूजा होती थी। तो छोटी दिवाली को हरियाणा में गिरडी भी कहा जाता है। गिरडी, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। गिरी नहीं, गिरडी, गिरडी, गिरडी। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है कि किस व्रत में पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण हेतु व्रत रखती है? ऐसा कौन सा व्रत है जो एक महिला अपने पुत्र के लिए करती है? और वो है अहोई माता का। अहोई माता का व्रत है। अहोई माता का व्रत है जो एक महिलाएं हैं वो अपनी संतान के लिए रखती है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील उत्तर में स्थित है। इक्वेटर, स्ट्रेट लाइन, कर्क रेखा और ग्रीनविच लाइन। तो देखो हमारा जो भारत है ये पृथ्वी गोल है और यहाँ पर अगर भारत है तो भारत में से सिर्फ एक ही लाइन गुजरती है और वो है कर्क रेखा। ग्रीनविच लाइन है वो नैनी, हैदराबाद नैनी से गुजरती है, वो तो टाइम के लिए लाइन है, समय देखने के लिए। लेकिन हरियाणा भारत में से जाती है कर्क रेखा और कर्क रेखा के उत्तर में है हरियाणा 300 मील उत्तर। तो किस रेखा के 300 मील उत्तर में है हरियाणा? कर्क रेखा के। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। आगे है प्रश्न नंबर 36 और इसमें दिया है हरियाणा राज्य जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा स्टेट जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट, और यह हुई थी 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021। प्रश्न नंबर 37 है कि ओपन लूप डिटेक्शन प्रणाली, ओपन लूप डिटेक्टिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ओपन लूप डिटेक्टिंग सिस्टम, और यह है हरियाणा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई थी? निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को यह शुरुआत की गई थी निरोगी हरियाणा।
प्रश्न नंबर 39 है 2024-25 20 जनवरी 2025 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कितने स्वयं सहायता ग्रुप बनाए गए थे? हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG have been formed under दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन 2024-25? तो ये है 4167 20 जनवरी 2025 तक के हिसाब से 4167 स्वयं सहायता ग्रुप 4167। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न नंबर 40 हरियाणा में मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चीफ मिनिस्टर्स श्रम रत्न अवार्ड 2025 ये किसे दिया गया है? 2025 का मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार तो ये मिला है राजकुमार को। राजकुमार को ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 और यहां से अब हमारी जनरल साइंस शुरू हो गई। 15 प्रश्न अब हम जीएस के करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेलवे के पेपर के लिए खास जीएस आएगी ही आएगी। तो प्रश्न नंबर 41 और ये जीएस का पहला प्रश्न है। भारत का पहला भू-स्थिर प्रयोगात्मक दूरसंचार उपग्रह कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी एक्सपेरिमेंटल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? इसका आंसर वो है जो कोई बच्चा तुक्का भी नहीं मार के आएगा, क्योंकि देखो भारत का नाम है, कोई इनसेंट लगाएगा, कोई एसएलवी लगाएगा, कोई वीएसएलवी, लेकिन इसका उत्तर है एप्पल। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ के गया तो वो एप्पल लगा के भी नहीं आएगा, सोचेगा एप्पल तो अमेरिका का हो गया, आईफोन समझ के। लेकिन भारत का वो सैटेलाइट है पहला, वो है एप्पल। ये देखो एप्पल, एप्पल की फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एप्पल पहला भारत का प्रायोगिक भू-स्थिर संचार उपग्रह था, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी वर्ड आपको ध्यान रखना है। और आगे है कि 19 जून 1981 को यूरोपीय एरियन 1 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित इसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया था। देखो जो एप्पल है, जो रॉकेट है पहला जियो स्टेशनरी रॉकेट है, जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह था, सैटेलाइट है। 19 जून 1981 को एक यूरोप का रॉकेट था, यूरोपियन एरियन 1, उसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन एक पहला भारतीय की अगर हम बात करें तो वो है इनसैट 1A। इनसैट 1A 10 अप्रैल 1982 को पहला राष्ट्रीय उपग्रहण प्रणाली का था, खुद का बनाया हुआ, मतलब खुद ने छोड़ा था भारत ने। वो वाला छुड़वाया था यूरोप से। ये जो है एप्पल वाला, ये था यूरोपियन रॉकेट से, एरियन 1 रॉकेट यूरोप का। और इनसैट 1 है, ये भारत का पहला संचालित खुद का है, खुद भारत ने इसको लॉन्च किया था। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। और एप्पल की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका एप्पल। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो है नॉलेज हब 7900 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको मिलेगी हर सब्जेक्ट की, अलग अलग टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल ओपन करोगे, इसके हिस्ट्री में जाना और वहां पर आपको अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। पारा थर्मामीटर यानी कि मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार, और ये किया था फारेनहाइट ने। फारेनहाइट ने, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में संचार क्रांति के जनक किसे माना जाता है? रेवोल्यूशनाइजिंग कम्युनिकेशन इन इंडिया, और ये है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 44 है, हीरा विद्युत प्रवाहित क्यों नहीं करता? डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। हीरा जो होता है डायमंड, उसके अंदर से करंट नहीं जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट जो पेंसिल है, जो पेंसिल के अंदर होता है ना काला काला ग्रेफाइट, उससे करंट फ्लो करता है उसके अंदर। दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप है, कार्बन से बने हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि डायमंड के अंदर से बिजली नहीं जाएगी, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जाती है, क्योंकि डायमंड है वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड के अंदर।
बिजली तभी तो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तभी करंट पैदा हो जाता है एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। लेकिन डायमंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए डायमंड के अंदर बिजली फ्लो नहीं करती। ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला है 45, प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट है फोटोमीटर, फोटोमीटर, लेकिन ऑप्शन में फोटोमीटर नहीं दे रखा, तो दूसरा क्या है? तो वो है ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर और फोटोमीटर दो हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापते हैं। बैरोमीटर प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ल्यूसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सी गैस करती है? तो इसमें है, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन CH4 जो बोलते हैं, तीसरा है वाटर वेपर जल वाष्प। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं है, मीथेन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बच गया? वाटर वेपर। क्या आएगा? वाटर वेपर इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा करता है वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स स्पेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है? श्वास नली ब्रोंची, ये इसमें तो होता नहीं, तो गले के अंदर है। ट्रेचिया में भी नहीं होता, ये होता है एल्वियोली में, वायुकोश के अंदर। एल्वियोली छोटी छोटी ऐसे बनी होती है, ठीक है, वहां पर होता है एल्वियोली में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन, देखो प्रोटीन की बात हुई है, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वह कैशीन प्रोटीन। कैसाइन भी बोलते हैं, कोई कैशीन भी बोल देता है, तो ध्यान रखना कैशीन प्रोटीन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो प्राणी जगत है जिसमें उसमें 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, वो किसने दिया था? तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया गया था RH विटेकर के द्वारा 1969 के अंदर। 1969 के अंदर RH विटेकर के द्वारा दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कौन कौन से 5 भाग हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटाई और एनिमला। ये 5 भागों में बांटा था जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको, RH विटेकर ने 1969 के अंदर। मोनेरा ये यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोटिस्टा ये यूनिसेलर यूकैरियोट्स है, और फंगी, प्लेंटाई और एनिमला ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, 5 नाम याद है, मोनेरा, प्रोटिस्टिया, फंगस, प्लेंटाई और एनिमलाई। RH विटेकर 1969, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा RH विटेकर। प्रश्न नंबर 50 है कि वायु प्रदूषक सूचकांक के नियम में किस रेंज को खतरनाक माना गया है? एयर पोल्यूटेंट इंडेक्स में कौन सा रेंज है वो सबसे डेंजरस है, हजार्डियस है? तो वो रेंज है 301 से 500 की। 300 प्लस अगर वायु का जो चला गया गुणवत्ता जो इंडेक्स है, ये 300 प्लस चला गया एयर पोल्यूटेंट इंडेक्स, तो ये हजार्डियस सबसे ज्यादा खतरनाक है, 300 प्लस वाली, 300 से लेकर 500 तक की। प्रश्न नंबर 51 है, किसे आम जल कुंभी भी कहा जाता है? विच इज ऑल्सो नोन कॉमन वाटर हाइएंशियंट, और ये कहा जाता है आइकॉर्निया को। किसको कहते हैं? ये आइकॉर्निया को। अगला है प्रश्न नंबर 52, पुष्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? स्मॉल लीफ लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, और वो होता है सेपल्स, बाह्य दल। सेपल्स, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बाह्य दल। प्रश्न नंबर 53 है, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन
उन्हें कौन सा रंग देते हैं? कैराटीन जो होता है ये मुख्यतः पाया जाता है गाजर, संतरा, इनके अंदर। तो अगर किसी पौधे के अंदर कैरोटीन है तो इसका मतलब उसका रंग कैसे होगा? ऑरेंज कलर का। समझ गए? कैरोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर के अंदर, तो उससे ध्यान रखना कैसा रंग होता है उनका? ऑरेंज कलर का रंग होता है। प्रश्न नंबर 54 है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा होता है? शीर्ष स्तर पर, टॉप लेवल पर, यानी कि सबसे लास्ट में आके, तो वो होता है ह्यूमन, आदमी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब 7900। आपको पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 55 और जीएस का आखिरी प्रश्न है, किस दवा का प्रयोग दर्द से राहत के लिए किया जाता है? विच मेडिकेशन इज यूज टू रिलीव पेन? और ये है ट्रेमाडोल। क्या है वो? ट्रामाडोल। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। ये हमारे 15 प्रश्न थे जीएस के जो हमने करे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप रेलवे के एग्जाम के लिए कर रहे हो या फिर हरियाणा डी ग्रुप के लिए। हरियाणा सीटी के मेंस में भी जीएस के प्रश्न आएंगे 3 से 4 प्रश्न, तो ये जरूर कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 56, और अब हमारी शुरू होती है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आगे है प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है रीजनिंग। अब कुछ प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, फिर लास्ट में हिंदी और इंग्लिश रहेगी। तो प्रश्न नंबर 56 रीजनिंग का पहला प्रश्न है ये, और इसमें दे रखा है तर्क और उसका क्या जो है कंसिस्टेंट, क्या तर्कसंगत बात होगी वो बतानी है। यानी कि इन्होंने एक बात बोल रखी है, एक लाइन दी है, कथन दिया है एक, वो लिखा है कि यदि वह हारती पर वह जीत गई, इफ सी लॉसेस सी विल विन। तो इससे क्या मतलब निकलेगा? वह हारी नहीं, वह जीतती नहीं, ये तो गलत है। देखो इसने कहा कि यदि वह हारती वह जीत गई, तो इसका मतलब क्या है कि वह हारी नहीं, वह जीतती नहीं। भाई इसने तो क्लियर लिख रखा वो जीत गई, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि वह जीत गई वह हार गई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। वह जीत भी गई और वो हार भी गई, ऐसी भी कोई बात नहीं। वह नहीं जीतती, ये भी गलत है, क्योंकि वह जीत गई तो क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि वह नहीं हारी और वो जीत गई। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़े हट के क्वेश्चन है, आपको तसल्ली से शांति से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 57। पी, क्यू, आर और टी ने एक परीक्षा में उत्तर आए। परीक्षा आने के बाद क्यू के बाद पी था, और परंतु पी के बाद कोई नहीं था। आर क्यू से आगे है परंतु जितने अंक नहीं पा सकता जितने टी ने पाए। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक लेने वाला कौन है? देखो 4 बंदे हैं, पी, क्यू, आर और टी। क्यू के जस्ट बाद में है पी। क्यू के एकदम बाद में नंबर किसका था? पी का था। और पी के बाद कोई नहीं था, यानी कि सबसे कम नंबर है पी के। सबसे सीधी बात तो ये है इसमें, ठीक है। आर है वो क्यू से आगे है, आर है वो क्यू से आगे है, लेकिन आर के इतने नंबर नहीं जितने टी के हैं, यानी कि आर के क्या है, टी से कम नंबर है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसके आ गए? टी के। सबसे कम किसके? पी के। इसने कहा कि दूसरे स्थान पर सर्वाधिक अंक किसको मिले हैं? तो पहले नंबर पर सबसे अधिक मिले टी को, और दूसरे नंबर पर किसको मिले हैं? आर को। तो ऊपर से टॉप पर, सेकंड टॉप पर पूछा इसने, सबसे ज्यादा नंबर दूसरे नंबर। देखो सबसे पहले अगर ये पूछता सबसे अधिक किसके आए, तो वो आए थे टी के, सबसे कम पी के, और सेकंड हाईएस्ट पूछा इसने, तो सेकंड हाईएस्ट किसके आए हैं? आर के। सेकंड हाईएस्ट किसके हैं? आर के। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 देखो, ये एक डाइस का क्वेश्चन है। ये 2 डाइस है, अलग अलग सिचुएशन है, और इसमें पूछा है कि जब 6 नीचे होगा तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखो इसमें भी ऊपर 6 है, इसमें भी, तो इसने पूछा है कि 6 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा। लूडो यानी कि डाइस की एक बात ध्यान रखना इसकी, जैसे 6 है और इसके अगल बगल में 1 और 2 दिखा रखा है, तो ये 2 अंक तो कभी भी उसके विपरीत साइड में नहीं होंगे, क्योंकि ये साइड में दिख गए। ऐसे इधर भी 6 है और इसके दाएं बाएं, एक साइड में 4 है, एक साइड में 3 है। देखो एक 6 है ना, इसके एक साइड में 1 भी दिखा दिया, 2 भी, और इस वाले से
3 और 4 भी दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या नंबर रह गया, 5 रह गया। तो 6 के विपरीत कौन सा नंबर बच गया, 5। समझ गए। जो नंबर डाइस पर आपको दिखेंगे वो एक दूसरे के उल्टा कभी नहीं होंगे। जैसे इसमें 6, 1 और 2 दिख रहे हैं, तो तीनों नंबर एक दूसरे के उल्टा कभी नहीं होंगे। 6, 3 और 4 ये दूसरे एक दूसरे के उल्टे में कभी नहीं होंगे। तो 6 के विपरीत यानी कि 6 की दूसरी साइड कौन सा नंबर है, 5। ठीक है, लूडो पे ध्यान रखना है, 1 से 6 तक की ही गिनती होती है। अगला है प्रश्न नंबर 59 और इसमें पूछा है जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। A917HG M613 11LK। तो इसमें देखो एक सीधा सा लॉजिक है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं सोचने की। तो ए है, ए कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। जी 7वें नंबर पर, एम 13वें नंबर पर, के 11वें नंबर पर, एच 8वें नंबर पर। तो 20वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, टी। तो टी आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा है इनका, बस वो नंबर दे रखा है, लेटर की पोजीशन दे रखी है। बीच वाली लाइन को छोड़ दो, कोई काम नहीं है बीच वाली लाइन का, बीच वाली लाइन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, टी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 दिया है और इसमें यह पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, 2Z5 7Y7 14X9। सबसे पहले तो ये देखो ZYX WV, तो इससे पहले क्या आएगा, U। तो वो देख लो जिसमें बीच में U है तो इन सभी में है, चौथे वाले में नहीं, तो ऑप्शन डी हट गया पहली बात तो। ठीक है, यानी कि पहला बीच का अक्षर क्या आएगा, U आएगा, तो ऑप्शन डी तो कट गया। अब देखो 5, 2 7, फिर 2 मिला 9, फिर 11, फिर 13। तो इसका मतलब इधर क्या आएगा, 15। भाई 5 में 2 जोड़ दिए 7, 7 में 2 जोड़ दिए 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11, 11 में 2 13, 13 और 2 15। यानी कि ये 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी कट गया। अब देखो पहला अक्षर, पहले जो है वो आगे 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14। क्या कर रखा है इसमें, ये देखो इसके हैं 2 और 5 7 है ना, तो ये पहला अक्षर 7 हो गया। ये 7 और 7 14, तो ये पहला 14 हो गया। 14 और 9 23, तो ये 23 हो गया। 23 और 11 34, ये 34 हो गया। 34 और 13 कितने हो गए, 47। तो 47 U 15 ये बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है और ये सीरीज कंप्लीट करनी है। 2/5 का मान है 29। तो ऐसा सेम पैटर्न किस में लगेगा, देखो वो 2 और 5 है और ये किसके बराबर दे रखे, 29 के। इसमें क्या पैटर्न लगा है, देखो आपको 29 याद आता होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29, यानी कि ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस नीचे वाले का स्क्वायर इसके बराबर दिया है। 1 का स्क्वायर 1 जमा 4 का स्क्वायर 16 बराबर 17 होना चाहिए, 16 दे रखा, ये नहीं होगा। 2 का 5 का ऊपर दे रखा 29 आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 और 9 का भी नहीं, 4 चौक 16, 9 में 81, ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, ऑप्शन सी, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इधर वाले दोनों अंकों की स्क्वायर का जोड़ दे रखा है बराबर में। अगला है सवाल नंबर 62। ABC DEFGFED लिख रखा है, तो MNO का क्या होगा। तो MNO देखो ABC इसके बाद लगातार 4 अल्फाबेट दे रखे, तो 4 है। ओ के बाद PQRS, 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 ये कर दिया। उसके बाद वापस 3 उल्टे चलो, तो S के बाद वापस क्या आएगा, RQP, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो इसमें DEFG तक चले तो ऐसे PQRS तक चले, फिर इससे वापस आ जाओ FED, ऐसे ही RQP, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, सैलर क्रू तो शिप। सैलर्स होते जो नाव चलाने वाले नाविक, उनके जो समूह होता है उनका, उसको बोलते क्रू। तो जो भेड़ है, शिप मानी भेड़, भेड़ का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो भेड़ का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। भेड़ों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। फ्लॉक भेड़ों का झुंड होता है, ध्यान रखना पेपर में कई बार आता है।
ठीक है, एक वर्ड होता है हेड, झुंड, ये भी होता है पशुओं का। प्रश्न नंबर 64 देखो, गणित का संबंध है संख्या से तो इतिहास का संबंध किससे है? मैथ रिलेटेड है नंबर से तो हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? देखो गणित के अंदर काम किसका होता है? संख्याओं का ही, गिनतियों का काम होता है गणित के अंदर। ये जो हम ए बी सी डी एक्स मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, वो तो हमने अलजेब्रा में वैसे घुसा रखा है। लेकिन गणित आप करोगे तो बिना गिनती के आपका गणित का सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर ऐसे ही क्या पाएगा? तो हिस्ट्री के अंदर क्या होती है? घटनाएं, जो भी पुरानी घटनाएं हैं उनसे जुड़ के तो हिस्ट्री बनेगी, इवेंट्स से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इवेंट्स। हिस्ट्री का संबंध किससे है? इवेंट्स से। 65 देखो, सेलर यानी कि नाव चलाने वाले, उनको बोलते क्रू। तो आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं? देखो क्राउड तो अलग भीड़ होगी, ट्रुप हो गया एक सेना की टुकड़ी, फ्लोक हो गया झुंड भेड़ों का। तो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब होता है एक आर्मी प्रॉपर इनकी। ठीक है, कलाकार एक इनका समूह। प्रश्न नंबर 66 देखो, हमारे प्रश्न नंबर 56 से शुरू करा था, प्रश्न नंबर 66 आ गया, और 10 जो प्रश्न थे रीजनिंग के वो हमने कर लिए हैं। और यहाँ से जो सवाल शुरू हो रहे हैं वो है गणित का सवाल। सवाल नंबर 66 गणित का पहला सवाल है ये। इसमें दिया है ए और बी की आय का अनुपात है 3:5। ए का खर्च उसकी आय का 7/12 है, बी का खर्च उसकी आय का 8/15 है। उन दोनों के खर्च यानी कि व्यय के बीच का अंतर 14,300 है। तो ए की आय क्या होगी? ए की इनकम हमने बतानी है। ठीक है, ए की इनकम बतानी है। देखो ए और बी की इनकम कितनी है? 3:5, यानी कि ए की इनकम कितनी मान ली हमने? 300, बी की इनकम कितनी मान ली? 500। ए ने खर्च करे हैं अपनी इनकम का 7/12, इसका 7/12 निकाल दो। 12 दूनी 24 और 12 पाँचू 60। तो 25 को जब 7 से गुणा करें तो कितना आएगा? 7 पाँचू 35, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 175 आएगा। अब 500 है, इसने कितना खर्च करी अपनी? 8/15। 500 का 8/15 निकाल दो। 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दही 50, 800/3। ठीक है, ये ए का खर्च है और ये बी का खर्च है 800/3। लेकिन इसने इन दोनों के बीच का अंतर दे दिया, डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंसेस, इनके खर्च का अंतर, यानी कि 175 माइनस 800/3 ये दिया है। ए और बी के खर्च का अंतर दिया है। ठीक है, तो ए ने खर्च कितने करे थे? 175, बी ने करे थे 800/3, इनका अंतर यानी कि घटा दो। तो 175 में से 800 गए तो 3 एलसीएम आएगा। ठीक है, 3 एलसीएम आएगा, और 175 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? और ये आएगा 525 माइनस 800। भाई आगे चाहिए ले लो, चाहिए कि इन दोनों का अंतर लेना हमने। ठीक है, तो ये अंतर बचेगा 275/3, 275/3 ये अंतर है ए और बी की आय का। लेकिन इसने दे किसके बराबर रखा है? 14,300 के बराबर। 275/3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी? 14,300 के। तो हमें ए की इनकम बतानी है, और ए की इनकम हमने कितनी मानी थी? 300। 300 मानी थी ना ए की, बी की 500, तो हमने 300 का मान बताना है। यानी कि 275/3 किसके बराबर है? 14,300 के। तो हमने किसकी वैल्यू बतानी है? 300 की। तो इस 275/3 का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, गुणा में ये 300 की वैल्यू बतानी, तो 300 ऊपर आ जाएगा। ये आएगा सारा का सारा। ठीक है, और ये अब जो कटता है वो काट दो, नहीं कटता वो रहने दो। ये 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ये आएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, और ये 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1300। ठीक है, 12 तिया 36, 36 को 13 से गुणा करो, 36 को 13 से गुणा करो, 13 छिक 78 और 13 तिया 39 और 7 46, 468 के बाद 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 46,800 ए की इनकम थी, ये हमने निकालना है। ए और बी की जो खर्च का अनुपात वो हमारा अंतर आया था, वो आया था हमारा 275/3, और उसकी वैल्यू दे रखी है 14,300 की। तो ए की सैलरी बतानी, ए की सैलरी हमने शुरू में 300 मानी थी, तो 300 का मान निकालना है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और वो है नॉलेज हब 7900 करके।
लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, हर चीज़ की अपडेट आपको वहाँ पर दी जाएगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। अगला है प्रश्न नंबर 67, सवाल नंबर 67 गणित का अगला सवाल है ये, और इसमें दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसको 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर 9, 12, 15 और 18 शेष बचता है। ठीक है, कोई संख्या है 4 अंकों की, उसको अगर इन 4 अंकों से भाग देंगे तो ये शेष बचेगा अलग अलग। तब इसमें एक चीज देखो, पहले तो इनका अंतर देखो, मतलब 15 से भाग देंगे तो शेष 9 बच रहा है, इनका अंतर कितना है 6 का। 18 से भाग देंगे तो शेष 12 बच रहा है, कितना अंतर इनका 6 का। 21 से भाग देंगे तो शेष 15 बच रहा है, कितने का अंतर है 6 का। 18 से उस संख्या को भाग देंगे तो शेष बचेगा 18 की, कितना अंतर है 6 का। सभी का जो शेष और संख्या का अंतर कितना है 6 का है। ठीक है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस सवाल को सबसे पहले करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन चारों संख्याओं का एलसीएम लेना है। 15, 18, 21 और 24, उस एलसीएम से क्या निकलेगा कि वो सबसे संख्या निकलेगी, सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या जो इन चारों संख्याओं से भागो। इनका एलसीएम तो वही तो होता है, वो सबसे छोटी संख्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा इनका। तो 3 से कटेगा, पहले 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब करो 4 3 12, 12 5 60, 60 420, 420 को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 2520 रुपये। आप निकाल के देखना, 2520 आएगा इनका। चारों संख्याओं का एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, ये तो वो संख्या हो गई जो इनसे पूरा पूरा भाग होगी, लेकिन हमें इसका एलसीएम निकाल के इसमें से वो संख्या लेनी है जो इससे पूरा पूरा, मतलब भाग देने पर अगर हम उसको 15 से भाग दें तो 9 शेष बचे, 18 से भाग दें तो 12 शेष बचे, तो इसको तो पूरा पूरा भाग दे देंगे। अब इसमें से 6 घटाना पड़ेगा क्योंकि इनका अंतर सभी का 6 6 था ना, वो घटा दो तो संख्या कितनी आएगी 2514। 2514 4 अंकों की वो संख्या है जिसको 15, 18, 21 और 24 से जब अगर हम भाग देंगे तो 15 से भाग देने पर 9 शेष बचेगा, 18 से भाग देने पर 12, 21 से भाग देने पर 15 और 24 से भाग देने पर 18 शेष। लेकिन ऑप्शन में तो 2514 है ही नहीं। तो आप गलती ये मत करना कि 2514 का डबल करके देखो भाई, 2514 यानी कि 5028, तो गलत है। डबल हमें इस संख्या का ही करना है, जो एलसीएम है ना उसका ही 2 गुना 3 गुना करके हमें देखना है, उसमें से 6 घटा के फिर देखना कौन सा हमारा उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो आएगा वो आएगा 7554। ठीक है, क्या आएगा 7554, इसका 3 गुना करोगे तो वो आएगा 7560, इसमें से 6 घटा दो तो क्या आएगा 7554। 7554 वो संख्या है जिसको अगर हम भाग देंगे तो इन संख्याओं से तो अलग अलग शेष बचेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 7554, ऑप्शन ए उत्तर हमारा हो जाएगा। सवाल नंबर 68 देखो, सवाल नंबर 68 में दिया है श्याम 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए x रुपए जमा करता है जो 72,900 हो जाते, तो x का मान बताओ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है और इसने सीधा मिश्र धन दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा के, अमाउंट्स टू का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं, पहले तो हमने 100 रुपये मान लिए, इसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, फिर सारा जोड़ो, मूलधन प्लस में ब्याज, और उसको इसके बराबर रख दो और 100 का मान निकाल दो। एक तो तरीका है ये, भाई हमने मान लिया मूलधन 100 रुपये, 8% की दर इसका कितना आएगा 8 रुपये। 100 का जब 8% निकालेंगे और फिर 8 का भी 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.64, टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया 16.64, प्लस में 100 रुपये मूलधन था हमारा, टोटल में सदन कितना हो गया 116.64, और 116.64 की वैल्यू दे रखी है 72,900 रुपये। कितना गुना दे रखी है लगभग, ये लगभग 6 से कुछ फालतू दे रखी है, क्योंकि 11 6 66 होता है ना, तो ये सारे 60 की दे रखे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है इसका जो हम सिंपल परसेंटेज वाले में करते हैं। x रुपए मूलधन था,
उसका 8% का मतलब क्या हो गया, 108/100 गुणा में 108/100। ये होता है चक्रवर्ती ब्याज के मामले में सीधा मिश्र धन निकालने का। ठीक है भाई, 8% का मतलब 108 ही होता है ना। अब इसको कर लो, ये काट लो सारा का सारा, ये कटेगा 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये काट दो, 9 8 72, 9 एकम 9, 8100 आ गया। ये भी 9 से कटेगा, ये ऊपर 12 आएगा, ये 9 से काटेंगे तो 900 आएगा। ठीक है, ये 12 गुणा 12, और ये 12 से ये इसको काटेंगे तो 25, ये 12 से इसको काटेंगे तो 25 ऊपर आएगा, 3 और 3, 3 तिया 9, और इसको काटेंगे तो 100 बचेगा। 25 25 625 गुणा में 100 करेंगे तो 62,500। ऑप्शन सी उत्तर आएगा 62,500। देखो गुणा भाग छोटे से छोटा हमें करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 62,500 हमारा आंसर आएगा। सवाल नंबर 69 देखो, 10%, 14% और 15% की 3 क्रमागत छूट है तो उनकी एक छूट के किसके बराबर। ये 3 है, सीधा फार्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। डिस्काउंट और लॉस ये हमेशा माइनस में होंगे, प्रॉफिट प्लस में होगा। ठीक है, तो इसने डिस्काउंट दिया है तो मतलब x का मान -10, y का मान -14 प्लस -10 गुणा में -14/100। पहले इन दो का निकालो, तो -10 -14 -24, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 1.4। इसमें से गया तो कितना बचेगा, ये 22.6, माइनस का 22.6 आ गया। इन दोनों की एकल छूट किसके बराबर आ गई, 22.6 के। तो इन दोनों की जगह क्या लिख लिया हमने, 22.6, और दूसरे मान है ये 15। तो ये x हो गया, ये y। अब लिखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100/100। ये दोनों माइनस का ये प्लस हो गया, माइनस माइनस करके ये पॉइंट हट के यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर 15 है, इनको गुणा करो, ये जोड़ो, इसमें 22 और 15 कितना हो गया, 37, 37.6। ये माइनस का है और ये प्लस का, यानी कि जो उत्तर आएगा वो 37.6 से छोटा आएगा। 37.6 से बिल्कुल थोड़ा बहुत छोटा आएगा, और वो आएगा 34 हमारा। कितना आएगा, 34, क्योंकि कितना बनेगा, 3.6 बनेगा ये। तो ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 34 के बराबर है। इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो 100 था, 10% की छूट मतलब इसका कितना निकालना है, 90/100। फिर इसकी 14% छूट यानी कितना बच गया, 86/100। फिर इसकी 15% की छूट यानी कि 85/100। ये 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये काट दो, 5 एकम 5, 5 7 35, और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और अब कोई और कटता हो तो और काट दो, नहीं तो इनको गुणा करके इससे भाग देना है। ये 2 से काट लो, 20 है ना, तो 2 से काटोगे तो 10, ये 2 चौके 8, 2 तिया 6, 43 आ गया। ठीक है, 43 गुणा 9 गुणा 17, और इसको भाग देना है 1000 से। ठीक है, यानी कि 3 अंक छोड़ के फुल स्टॉप लगाना, पॉइंट लगाना है। तो लगभग हमारा 34% उत्तर आएगा ये। कैसे भी आप कर सकते हो। सवाल नंबर 70 देखो, काफी आसान सवाल है, करने का है कि एक आदमी ने 2 घड़ी बेची और प्रत्येक को 495 रुपए में बेचा, यानी कि दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस दे दिया उसने। वो कितना है, 495, दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक घड़ी पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% हानि, तो ओवरऑल देखो, अगर क्रय मूल्य बराबर होता ना, यहाँ पे क्रय मूल्य, तब ये हमें सोल्व करना पड़ता। लेकिन विक्रय मूल्य बराबर दे रखा, तो इसमें क्या दे रखा, सीधा वही फार्मूला लगेगा। कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब देखो, पहली पर 10% लाभ तो लाभ रहेगा प्लस में, दूसरे पर 10% हानि तो हानि रहेगी माइनस में। प्लस 10 लाभ का गुणा में माइनस का 10 हानि का बटे में 100। 10 में से 10 गए तो 0, और 10 गुणा 10 करेंगे 100, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि -1। तो क्या हुआ, ओवरऑल लाभ उसमें 1% की हानि हुई है, 1% का लॉस हुआ है। ठीक है भाई, एक चीज प्लस की है, ये माइनस में दे रखी है, तो x और x है प्लस का, y है माइनस का। प्लस और माइनस की गुणा होगी तो यहाँ पे क्या निशान आ जाएगा, माइनस का आएगा। तो लास्ट में माइनस का 1 बचेगा, यानी कि 1% का लॉस हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, 10% के प्रॉफिट है, यानी कि 10 की चीज कितने बेच दी, 11 पे।
ये सेलिंग पर ये देखो सीपी एसपी का निकालना है, इधर सीपी इधर एसपी। पहली घड़ी की बात करें तो 10 की चीज 11 में बेची है, दूसरी घड़ी की बात करें तो 10 की चीज कितने बेची है, 9 में बेची है। ठीक है, इनका एसपी बराबर है तो इसको 9 से गुणा कर लो, इसको 11 से, तो ये भी 9 से गुणा हो जाएगा, ये भी 11 से, तो ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 110। टोटल जोड़ें सीपी कितना हो गया टोटल 200, और एसपी जोड़ें कितना हो गया 99, 99 99 198। 200 की चीज 198 पे कितना का लॉस है, 2 का, कितने पर 200 पर, गुणा में 100, 1% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 70 का। आगे सवाल नंबर 71 देखो, सवाल नंबर 71 क्या दिया है। सवाल नंबर 71 में है कि कोई ए है वो काम 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में, और सी की मदद से ये सारा काम हो जाता है 5 दिन में। ए करता है अकेला 12 दिन में, और बी करता है, ए करता है कितने दिन में, 12 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। तो इनका टोटल काम निकालोगे तो एलसीएम आई कितना आएगा, 5 ना 12, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 4, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई 12। ए की 5 है, बी की 4 और ए प्लस बी प्लस सी की 12 है। अब इसने क्या कहा कि इन सभी को टोटल 960 रुपए मिलते हैं, इन सभी को टोटल 960 रुपए मिलते हैं, यानी कि 12 एफिशिएंसी के कितने रुपए मिलते हैं, 960। 12 की वैल्यू दे दी कितनी 960, एक की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 12 करेंगे तो 12 8 96 80। ए को कितना मिलेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 5, तो 80 को 5 से गुणा करो, 8 5 40, 400। तो इस काम के लिए ए को कितने रुपए मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे। इनकी क्षमता जो है वो उसके पैसे के हिसाब से, पैसा जो मिला जाता है इनकी क्षमता के हिसाब से मिलेगा, कौन कितना काम करता है उसके हिसाब से। ठीक है, 12 की वैल्यू 960 के बराबर थी, हमें 8 की निकालनी। सवाल नंबर 72 देखो अगला, 20 रुपए प्रति किलो वाला 16 किलो चावल और 8 किलो दूसरे भाव के चावल को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया और इसको 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचा गया। जो दूसरे भाव के चावल हैं उसका रेट बताओ महंगे वाले के। भाई इसमें क्या है, एक तो चावल का रेट है 20 रुपए किलो, दूसरा चावल है एक्स, इसका तो लिया गया 16 किलो अमाउंट और इसका लिया गया 8 किलो। ठीक है, और ये सारा मिश्रण किस भाव पर बेचा गया, 25 के भाव पे, 25 रुपए किलो के भाव से। एलिगेशन लगेगा। अभी देखो इनके अमाउंट का अनुपात कितना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2:1 में है, तो यहाँ भी 2:1 आना चाहिए लास्ट में भी। अब ये 20 किलो में से 20 में से 5 25 गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 10। ये 25 से कम है तो ये 25 से ज्यादा आएगा, 25 और 10 35, तो एक्स का मान कितना आएगा 35। तो महंगे वाले चावल का क्या भाव है 35 रुपए किलो। एलिगेशन का सीधा सा सवाल, देखो 16 और 8 दो अमाउंट दे रखी है, इनका अनुपात क्या हो गया 2:1 में, तो ये चावल जब 2:1 में मिलाए गए तो ये लास्ट में जो बचेगा नहीं इनका उत्तर, ये भी 2:1 में बचना चाहिए। अब एलिगेशन में हम ऐसे लगाते हैं, बड़ी में से छोटी, छोटी में से बड़ी, तो 20 में से 25 घट रहा है तो 5 बच गया, तो एक की वैल्यू 5 तो 2 की वैल्यू 10 होगी। ये 25 से छोटा है तो एक 25 से बड़ी मिलेगी, तो 25 में 10 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 35 आएगा। समझ गए, एलिगेशन से है, आप सोल्व कर लेना, जिसको एलिगेशन आता हो आराम से समझ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है इसका, वो है एक्स मानने का। 16 किलो चावल 20 के भाव के, सॉरी 20 किलो चावल 16 किलो चावल 20 के भाव के प्लस 8 किलो चावल एक्स के भाव के, इनका टोटल रेट किसके बराबर है, 25 किलो वाले 25 रुपए किलो जो भाव है, और टोटल चावल कितने हो गए 16 और 8 24 किलो के, इसके बराबर है। यहां से आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। जो देखो 16 किलो चावल है 20 वाले के भाव के, कुछ रुपए कितने रुपए खरीद लिया हमने 320 रुपए के, प्लस में 8 किलो चावल खरीदे हमने x रुपए के 8x के। अब बेचे किस भाव में है 25 रुपए किलो के हिसाब से। टोटल चावल कितने बेचे हैं 16 किलो ये खरीदे थे, 8 किलो ये खरीदे, टोटल 24 बेचे हैं।
समझ गए? इनकी गुणा करो, उसमें से 320 घटाओ, फिर लास्ट में 8 से भाग दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला है सवाल नंबर 73। और सवाल नंबर 73 देखो, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग है 52 साल। भाई एक की एक्स है और एक की वाई है, वो कितनी दे दी फिलहाल 52 साल। 14 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 3 गुना थी। बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुना थी। बड़े की आयु एक्स है तो 14 साल पहले कितनी थी, एक्स माइनस 14। छोटे की आयु कितनी है, वाई है, तो 14 साल पहले भी वाई माइनस 14 थी, इसका 3 गुना थी। बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु का 3 गुना थी 14 साल पहले, तो दोनों की उम्र में से 14 साल घटा दिया। अब देखो ये कितना है, एक्स माइनस 14, ये क्या बनेगा 3y माइनस 42। 14 या 42 तीन अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, यहां से इसने पूछा क्या है कि बड़े भाई की वर्तमान आयु, बड़े भाई की हमने x मानी है, तो यहां से हम y का मान निकाल लेंगे और y का मान यहां पुट कर देंगे। ठीक है, चाहे यहां से y का मान निकाल लो, y कितना आएगा 52 माइनस एक्स, तो यहां पर रख दो 52 माइनस एक्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, देखो ये तो दे रखा था। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा था, x माइनस 14 बराबर 3 गुणा में y माइनस 14। y का मान यहाँ से कितना आ गया 52 माइनस एक्स, क्योंकि हमें x का मान निकालना, बड़े y के ऊपर हमने x माननी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 52 माइनस एक्स माइनस 14। ये बाहर 3 है, 52 में से 14 आ गए तो कितना बच गया 38 माइनस एक्स। अब 38 माइनस एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, इधर तो x माइनस 14 ही है। 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11 माइनस 3x, ये बचेगा इसको सारे का। ठीक है, x माइनस 14 किसके बराबर आ गया 114 माइनस 3x। x एक साइड कर लो, तो x और ये माइनस 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 114, और ये माइनस का 14 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 128। 4x की वैल्यू कितनी आ गई 128 आ गई, तो x का मान कितना आएगा 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो बड़े भाई की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र 32 साल। बड़े भाई की वर्तमान उम्र कितनी है 32 साल है। ठीक है, अगर छोटे की पूछता तो 52 में से 32 घटा दो 20 आ जाता, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 32 साल उम्र है बड़े भाई की। सिंपल, हमने एक्स के तरीके से करा है, ये बिल्कुल एक्स मान के करा है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और वो है नॉलेज हब 7900, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आगे है सवाल नंबर 74, गणित का अगला सवाल। एक पंप एक टैंक को 51 मिनट में भर देता है। टैंक में लीकेज के कारण टैंक को भरने में एक सही 5/12 घंटा लग रहा है, तो रिसाव के कारण पानी निकलने में कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या है कि लीकेज वाला क्वेश्चन है ये। टैंक भरने में कितना टाइम लगता है, फिल करने में उसमें लगती है 51 मिनट। पाइप प्लस लीकेज, भाई लीकेज है लेकिन मोटर चल रही है, तब कितना टाइम लग रहा है 1 घंटा 5/12, 1 से 5/12, 5/12 में कितनी मिनट हो गई 60 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट। अब ये मिनट में दे रखा नहीं 51 मिनट, तो 1 घंटा 25 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 और 25 कितना हो गया 85 मिनट। अब सवाल हमारा क्या बन गया, भाई सीधी मोटर चला दी तो टंकी भर गई 51 मिनट में, लेकिन अगर कोई नलका खुला रह गया, कोई ठुट्ठी खुली रह गई, तो टंकी भरने में लगी 85 मिनट। तो ये बताओ अगर टंकी भरी है तो हमें ठुट्ठी खोल दी तो कितनी देर में खाली होगी, ये सवाल है। तो 51 और 85 का एलसीएम ले लो, 51 और 85 का एलसीएम ले लो। 51 और 85 का एलसीएम क्या हो, देखो 17 तिया 51 और ये 17 5 85, यानी कि 17 गुना में 15, 17 गुना में 15। ठीक है, यानी कि वो आएगा 255। 51 और 85 का एलसीएम कितना आएगा 255 आएगा। अब देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 पे और ये आएगा 3 पे, यानी कि पाइप की एफिशिएंसी है 5, पाइप प्लस लीकेज की है 3, तो यानी कि अकेले लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है 2 बच गई।
भाई एक वाला पाइप चलता, मोटर चलती सीधी तो इसकी क्षमता थी 5, लेकिन जैसे कोई ठुट्टी खुली रहेगी तो इसको लग रही एफिशिएंसी इसकी होगी 3। इसका मतलब लीकेज से कितना पानी बाहर निकल रहा है 2, तो लीकेज की क्षमता कितनी होगी 2। तो टोटल टंकी में कितना पानी था 255 लीटर, 2 के हिसाब से बाहर निकालो तो कितना टाइम लगेगा, 255/2 करेंगे तो 127.5 मिनट, और 127.5 मिनट का मतलब कितना होगा 127 यानी 120 मिनट में 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे 7 मिनट और 0.5 मतलब 30 सेकेंड, 2 घंटे 7 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 75 देखो, एक आयताकार टैंक का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई 6 मीटर अधिक होती तो क्षेत्रफल 54 मीटर अधिक हो जाता, तो मूल लंबाई बताओ। देखो लंबाई गुणा में चौड़ाई, यह आयताकार का क्षेत्रफल दे रखा है 144 के बराबर। इसने कहा कि लंबाई बढ़ा देते अगर हम 6 मीटर, गुणा में चौड़ाई सेम रहती तो क्षेत्रफल 54 और बढ़ जाता। तो 144 में 54 जोड़ेंगे कितना हो गया 198 हो जाता क्षेत्रफल, हो जाता ना। हमें ओरिजिनल लंबाई बतानी, एक्स का मान बताना है, तो एक्स का मान बताने के लिए वाई हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से वाई का मान कितना आएगा 144/एक्स आएगा ना। तो यहाँ पे वाई की जगह क्या रख देंगे 144/एक्स। अब इसके अंदर गुणा कर लो, ठीक है, एक्स प्लस 6 को 144/एक्स से, और ये बराबर किसके दे रखा है 198 के। इसका उत्तर आएगा 12। सोल्व करेंगे जब 12 हमारा उत्तर हो जाए। देखो इधर से तो एक्स एक्स कट जाएगा, 144 बचेगा, प्लस 144 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 2 8 बटे में एक्स बराबर 198। ये एक्स इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। 198 में से 144 घटा दो कितना बचेगा 54। 54 एक्स की वैल्यू कितनी दे दी 864 के बराबर। एक्स का मान निकालना है 12 आ जाएगा। सवाल नंबर 76 देखो, 15 मीटर और 12 मीटर आयाम वाले एक कमरे का फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या बताओ। देखो एक आयताकार कमरा है, लेकिन जो टाइल बिछानी वो हमें स्क्वायर शेप में बिछानी है। किस शेप में बिछानी है, स्क्वायर टाइल बिछानी है। तो मतलब स्क्वायर टाइल के लिए ऐसी कोई संख्या लो जो 12 और 15 का एचसीएफ होगी। 12 और 15 का एचसीएफ का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो 12 से भी कट, 12 को भी काटे और 15 को भी। तो 12 और 15 का हम निकालेंगे एचसीएफ, और वो कितना आएगा 3। तो जो स्क्वायर टाइल है उसकी डायमेंसिटी कितनी होगी 3/3 की, लंबाई चौड़ाई 3-3 होगी। अब कितनी टाइल लगेगी, तो पहले तो इस फर्श का क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई बटे में इस टाइल का क्षेत्रफल 3 गुणा में 3, काट दो 3 चौक 12, 3 5 15, 5 चौक 20। तो टोटल 20 टाइल लगेगी। और टाइल का साइज पूछता क्या रहेगा उस वर्गाकार टाइल का, तो वो रहेगा 3x3 का। आयताकार टाइल का हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता क्या कितनी टाइल क्या साइज रहेगा उसका। वर्गाकार पूछा तो मतलब इन दोनों का एचएफ ले लो, तो वो उस टाइल की डायमेंशन आएगी। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। सवाल नंबर 77 देखो, एक कार 48 की स्पीड से 14 घंटे में पहुंचती है तो 84 की स्पीड से कितना दूर। देखो 48 की स्पीड से 14 घंटे में पहुंच गई कहीं भी, ये टोटल दूरी आ गई। स्पीड इनटू में टाइम डिस्टेंस होती है ना, तो स्पीड है 48, टाइम है 14, टोटल डिस्टेंस आ गई है। अब ये दूरी हो गई, स्पीड दे दी 84, टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको इससे भाग कर दो। ठीक है, 14 6 84 6 8 48, तो कितनी देर लगेगी इसको जाने में 84 की स्पीड से 8 घंटा। कितना टाइम लगेगा 8 घंटा लगेगा। ये सीधा सा सवाल है इसका। इनको गुणा करने मत बैठ जाना भाई, 48 गुणा 14 की गुणा करके फिर टोटल दूरी निकालो। इसको सिर्फ यहीं छोड़ दो क्योंकि आगे गुणा भाग करके आपस में सारी संख्या कट जाएंगी। पहले आप 48 को 14 से गुणा करोगे, फिर उसको 84 से भाग दे के देखोगे, ऐसे करने मत लग जाना। 48 गुणा 14 ही लिख लेना उसको। अगला सवाल है, सीनू ने अपनी 40% राशि 25% की ब्याज की दर पर और शेष राशि 20% वार्षिक ब्याज पर निवेश कर दी। ब्याज की गणना पूरी राशि पर की जाए तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें बताना है। भाई सीनू के पास 100 रुपए थे मान लो, उसने 40% यानी कि 40 रुपए तो बेच दिए 25 के दर पे। तो 40 गुणा में 25/100 करेंगे तो कितने आ गया 10 रुपए। कितना ब्याज आ गया 10 रुपए का। बच गए कितने 60 रुपए बच गए, 60 को बेच दिया 20 के हिसाब से, बटे में 100% हटाएंगे तो कितना ब्याज आ गया यहाँ पे 12 रुपए। टोटल कितना ब्याज मिला 22 रुपए।
इसने पूछा कि पूरी राशि के हिसाब से कितना रुपए ब्याज हो गया, तो 100 रुपए पे 22 रुपए का ब्याज, यानी कि कितना परसेंट हो गया, 22%। 100 रुपए पे 22 का मतलब कितना हो गया, 22%। 100 का 22% ही तो 22 होता है। तो ओवरऑल कितना ब्याज की दर क्या रहेगी, ओवरऑल 22% दर रहेगी ब्याज की 100 रुपए के हिसाब से, 22%। सवाल नंबर 79 ये सोल्व करना है। देखो 14 सही 2/7 होता है, 1/7 हमने परसेंट में पढ़ा है, गुणा में 1400, ये कितना आएगा 200। अब ये ब्रैकेट सोल्व करो, 10 और 9 90, 90 को भाग देना है किससे, 6 से, और गुणा 13, 90/6 गुणा 13। ठीक है, ये 3 काट दो, 15 ठीक 90, 6 से कट जाएगा, और 15 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा 195। तो ये माइनस का है, ये बच गया 195, माइनस 25 की पावर 2, यानी कि 25 गुणा 25 बटे 5 की पावर 3 कितना होता है, 25 गुणा 5, 25 से 25 आएगा 5, माइनस 195 माइनस 5, ये कितना हो गया 200, माइनस का आगे प्लस का 200, 200 माइनस 200 क्या आएगा 0। ऑप्शन बी उत्तर, 0 उत्तर हमारा बचेगा। सिंप्लीफिकेशन का आसानी से सोल्व कर लेना। सवाल नंबर 80 गणित का आखिरी सवाल, काफी जबरदस्त सवाल है ये, कि रमेश और सुरेश की आय है 2:5। रमेश का खर्च सुरेश के खर्च का 60% है, यानी कि सुरेश ने अगर कुछ भी रुपया खर्च कर दिया तो रमेश उसका 60% ही खर्च करेगा। यदि वर्ष के अंत में रमेश की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो रमेश और सुरेश की बचत का अनुपात बताओ, ये पूछा है इसने। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, आप एलिगेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, रमेश और सुरेश का 2:5। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, ये इसका 60% ही खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर 60% का मतलब कितना हो गया 3:5। ठीक है, तो इनकी सेविंग कितनी होगी वो बतानी है, इनकी सेविंग कितनी होगी, और लास्ट में सेविंग दिखा रखी है 1/4, जो रमेश की सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/4 है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो इनकी सेविंग देखो, क्या इनकी सेविंग का अनुपात रहेगा। अब उस चीज के लिए क्या दे रखा है, देखो पहले तो ये देखो, अगर इनकम 200 रुपए है तो ये 300 रुपए खर्च कर रहा है। पहले तो ये रेशियो बनाओ अलग अलग, ये देखो इधर 5 लगा, ये टोटल कितना हो गया 7, ये टोटल कितना हो गया 8, इनको बराबर बना लो, इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 7 से, तो ये कितना होगा 8 7 16, 8 5 40, और ये करेंगे 7 तिया 21, और ये 7 5 35। अब देखो इनका अंतर सही है ना, 5 5 बराबर है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि नेट सेविंग विद रमेश एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1/4 ऑफ इनकम। रमेश की जो बचत है, आगे वाले की जो बचत है वो उसकी इनकम का 1/4 है, समझ गए। तो ये 16 है, तो इसकी ये कितना बचेगा 4 बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि इसका 5 की वैल्यू 4 के बराबर, तो ये इधर भी 5 है तो ये भी 4 आएगा। तो इसका एक बार सोल्व करके देखना, मेरे हिसाब से 2:7 इसका उत्तर आएगा, 2:7 करके इसका उत्तर आएगा, एक बार आप खुद से सोल्व करके देखना। ठीक है, ये गणित के सारे सवाल हो चुके हैं, रीजनिंग और गणित का। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, काफी सारा स्टडी मटेरियल, काफी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। आखिरी के 20%, अब इसमें से 10% करेंगे हम हिंदी के पहले, और उसके बाद आगे 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। प्रश्न नंबर 81 है गणित हिंदी का, पहला प्रश्न है, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। स्वर को व्यंजन से मिलाते जोड़ते हैं, जैसे ये तो क हो गया, आधा क ये व्यंजन है, इसके साथ स्वर मिला दे क्या बनेगा क। तो ए मिला है किसके रूप में मिला है, वो मात्रा के रूप में। व्यंजन के साथ हमेशा स्वर किस में मिलेगा, मात्रा के रूप में, कै का की कू के कई, ये मात्रा के रूप में मिलता है, तो क्या कहते हैं उसे मात्रा कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बताना है। समाज एक पुल्लिंग शब्द है, विभाग भी पुल्लिंग है, देश भी, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो गया सुपारी। देखो आपको नहीं पता होता ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उसको वाक्य में बना, समाज देखता है, समाज ने ये बात, हम जब नॉर्मली बात सोचते हैं ना समाज के बारे में, तो हम ये तो बोलते हैं समाज ये कहता है, समाज वो करता है, पुल्लिंग भाव होता है। विभाग
पुलिस विभाग कार्रवाई करता है, उस विभाग में नौकरी करता है, करती है, उस विभाग में जाता, विभाग हमेशा शब्द पुल्लिंग है, देश भी पुल्लिंग है। सुपारी, मैंने सुपारी खाई, क्या खाई, खाया नहीं खाई, तो इसका मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। छात्र का बहुवचन बताओ, तो छात्र का बहुवचन बनेगा छात्रों। इसके अलावा छात्रगण भी है। देखो इसका ए और बी दोनों आंसर हो सकते हैं, ए और बी दोनों इसका आंसर हो सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर पेपर में दोनों आ जाए तो आपको ऑप्शन बी लगाना है, नहीं तो ऑप्शन ए भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 83 का, छात्रगण और छात्रों दोनों ही सही है। छात्रा जो दे रखा है ये इसका स्त्रीलिंग दे रखा, छात्र का अगर स्त्रीलिंग पूछता तो छात्रा करते हम। प्रश्न नंबर 84 है, लड़की जाती है, इसको अपूर्ण भूतकाल बनाओ, तो ये होगा लड़की जा रही थी, ऑप्शन ए। अब हमसे सहा नहीं जाता, इस कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। सहा नहीं जाता, सहा ये क्या है, एक भावना है, तो क्या है ये, भाववाच्य, भाववाच्य। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का, इनकी ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें कर्म दिया गया, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। राम लेटा है, लेटना क्रिया है, कोई कर्म नहीं दे रखा। सोता है, सोना क्रिया है, कोई कर्म नहीं है। गिरता है, कोई कर्म नहीं दे रखा, लेकिन ये पढ़ता है क्या, पत्थर, तो पत्थर क्या हो गया इसका कर्म, तो क्या हो गया ऑप्शन सी, रमेश पत्थर पढ़ता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो गई, क्रिया है पढ़ना और कर्म क्या हो गया पत्थर। अगला कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं दिया गया। इसके लिए आपको क्या करना, उसको संधि विच्छेद देखना। देखो निर प्लस अक्षर, उत प्लस तेजना, चीर प्लस काल, इन तीनों में उपसर्ग है, लेकिन क्षत्रिय शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। क्षत्रिय का आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। छंद विच्छेद होता हमेशा दोनों शब्द अलग अलग हों, तो क्षत्रिय प्लस ये भी कुछ शब्द नहीं बनता, तो क्षत्रिय पूरा एक ही शब्द है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। 88 नंबर देखो, जो किए गए उपकारों को मानता वो तक कृतज्ञ है, और जो उपकार नहीं मानता वो तक कृतघ्न। उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ है और उपकारों को ना मानने वाला कृतघ्न। 89 नंबर देखो, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, उद्भव भी सही, उद्भ्रांत भी, अत्यावश्यक भी, ये अत्याधिक गलत है। देखो इतना आसान शब्द जो गलत है, अत्याधिक नहीं होता, ये होता अत्यधिक। हम बोल देते अत्याधिक, लेकिन ये अत्य होता है, अत्यधिक। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का प्रश्न का। प्रश्न नंबर 90 देखो, निरस शब्द का विलोम, तो निरस का विलोम क्या हो जाएगा, सरस। निरस का विलोम क्या हो जाएगा, सरस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 और अब शुरू होती है इंग्लिश। अब हम इंग्लिश के देखेंगे फटाफट। एवरीवन नोज ब्लैंक यू नॉमिनेट विल हैव माय स्पोर्ट, दैट आएगा, और यू का मतलब वो हुम एवर। हर कोई जानता है कि जिसको भी आप नॉमिनेट करोगे उसको मेरा सपोर्ट प्राप्त होगा, मैं उसको ही समर्थन दूंगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। 92 देखो, द मेन रीजन ब्लैंक आई एम हेयर इज, जब मुख्य कारण है वाई, द मेन रीजन वाई आई एम हेयर इज टू रेस्ट। इसमें एरर फाइंड आउट करना, आई हैव नेवर फेस्ड सच ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सच के साथ हमेशा क्या आएगा, एज आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज आना चाहिए। आई से पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, तो ऑप्शन सी के अंदर एरर है। सच एज का पेयर होता है, सच के साथ हमेशा एज मिलेगा। 94 देखो, वी ब्लैंक बैग्स, तो इसमें आएगा वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, वी है प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बी केयरफुल, इट्स रियली फ्रेंजाइल, आई डोंट वांट इट टू कम ब्लैंक इन आवर हैंड। देखो ये कह रहा है कि आराम से पकड़ो, ऐसी चीजें तो टूट जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ से टूटे। एक वर्ड होता है कम अपार्ट, कम अपार्ट एक फ्रेजल वर्ब है। कम अपार्ट का मतलब है टू ब्रेक, टू ब्रेक इनटू पीसेस, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपार्ट। 96 का है, आपको सिनोनियम बताना है, और वर्ड है ये एक्सपीडियसली रिप्लाई। एक्सपीडिटियस रिप्लाई का मतलब तुरंत प्रभाव से जवाब देना, तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 96 का। 97 में आपको एंटोनियम बताना, और यह रेटिफाइड।
द ट्रेटी वाज रेटिफाई, रेटिफाई मतलब तो शांत करना, हाँ मिलाना। संधि की गई थी दो राज्यों के प्रमुखों के द्वारा। तो रेटिफाइड का विलोम क्या हो जाएगा, एनुलेट, संधि भंग करना। 98 है, राहुल प्रूव्ड टू बी ए वेट ब्लैंकेट। ये फ्रेजल, ये पूछा गया इडियम फ्रेज। ए वेट ब्लैंकेट होता है एक ऐसा आदमी जो मजा खराब कर दे, एक किल जॉय, ऐसा आदमी जो मतलब खुशी के माहौल में गड़बड़ कर दे। 99 का एरर बताना है, इट इज इम्पेरेटिव दैट यू नोट डिस्कस। तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पे डिड नोट आएगा। तो ऑप्शन बी के अंदर एरर है। 100 नंबर का आखिरी प्रश्न है, वॉइस, ही इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। इसमें आएगा ए सेमिनार इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। प्रैक्टिस सेट नंबर 21, 100 के 100 प्रश्न हमने करे हैं। जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, फिर जनरल साइंस के 15 प्रश्न, फिर रीजनिंग, फिर गणित, फिर हिंदी और इंग्लिश। हर प्रश्न का हमने डिटेल में सॉल्यूशन आपसे करवाया, आपको दिखाया, आपको समझाया है। जीके वगैरह का आपको अलग से रिटर्न में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब। नॉलेज हब 7900 करके लिंक होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कभी भी आने वाला है। तो अपनी तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहें। साथ के साथ नई भर्ती, नए नोटिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल साहिल अपडेट्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ मिलेगी, और जो पीडीएफ आप मांगोगे वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फिलहाल ये 100% थे आज के इस मॉक टेस्ट में। अगली क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।